हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाभिक। नाभिक जिससे परमाणु बम बनता है, नाभिक जिससे परमाणु या नाभिक के रिएक्टर बनता है, नाभिक जिससे जिसमें नाभिक जिसमें क्रियाओं से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और उसी नाभिकीय संलयन क्रिया से हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में जो क्रिया होती है, इतने वर्षों तक अपने को ऊर्जा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। ये सारा का सारा नाभिकीय संलयन क्रिया के फलस्वरूप संभव है। तो कई वर्षों से हमें सूर्य से ऊर्जा मिल रही है और सूर्य के पास करोड़ों अरबों वर्षों तक के लिए प्रकाश देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए इतना उसके पास फ्यूल मौजूद है, इतना उसके पास परमाणु मौजूद है। बहुत बड़ी बात हो गई। अब इधर देखिए, इन्हें सब जानते होंगे, ये विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया और जो जो पूरे विश्व में एक अद्भुत खोज थी पूरे विश्व के वैज्ञानिकों लिए। E बराबर mc²। इस E बराबर mc² का प्रयोग हमने पिछली कक्षा में द्रव्यमान स्थिति को पढ़ा था। तो द्रव्यमान स्थिति के बाद अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है E बराबर mc²। ये यह बताता है कि मास जो है, द्रव्यमान जो है, उसका ऊर्जा से सीधा सीधा संबंध होता है। द्रव्यमान जो है उसका ऊर्जा से सीधा सीधा संबंध होता है प्यारे बच्चों। तो ये आइंस्टीन साहब ने बताया। तो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है नाभिक के बंधन ऊर्जा, नाभिक को बांधने में लगी ऊर्जा। तो पिछले टॉपिक में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। नाभिक का आकार या आमाप, उसका आयतन, उसका घनत्व और परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसे अब यूनिफाइड AMU या U कहते हैं। तो अपन ने संभारिक, समस्थानिक, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, परिभाषाएं देखी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। तो आज जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा पूरा चैप्टर इसी बंधन ऊर्जा पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसको देखेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है जो अपन पढ़ने वाले नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा में क्या है कि अपन ने इससे पूर्व देख चुके हैं बेटा, द्रव्यमान स्थिति कितनी होती है, या अपन देखें बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो है E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा mc²। मास में जो कमी हुई, तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आइंस्टीन क्या है, E बराबर mc²। क्योंकि हम जानते हैं पिछली कक्षा से जानते हैं द्रव्यमान स्थिति क्या होती है। द्रव्यमान स्थिति डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN और माइनस का कैपिटल M। ये अपन पहले देख चुके हैं। क्लियर। समीकरण 1 व 2 से अगर अपन ऊर्जा निकालें, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू c²। प्यारे बच्चों, ये आ गया फॉर्मूला किसका, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का। किसका आ गया भाई, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का। तो अतः नाभिकीय बंधन ऊर्जा मतलब नाभिक को बांधने में इतनी ऊर्जा रिलीज होती है या व्यय होती है, बांधने में इतनी ऊर्जा व्यय होती है। अब वापस मतलब मैंने कहा बहुत सारे परमाणुओं को भाई, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ने में इतनी ऊर्जा जो है उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अब किसी नाभिक को इतनी ही ऊर्जा अपन वापस देंगे तब वो सारे अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपन ने देख ली। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बांधने में लगी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, परमाणु उतना ही स्थायी होगा।
तो अपन कह सकते हैं इसको BE बोल दे, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है तो BE बोल देते, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन क्या लिख देते हैं, BE, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इतनी होगी। अब बात करते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। प्रति न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूक्लियॉन को फ्री करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी। ये तो कुल सबको फ्री करने के लिए इतनी ऊर्जा, भाई पहले ये अलग अलग थे, अब इन सबको लाके एक साथ जोड़ दिया तो ऊर्जा का लॉस हुआ। अब इसको वापस ऐसे बनाना है तो इसको इतनी की इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे भी क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बंधन से मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। तो इतनी ऊर्जा और देनी पड़ेगी। तो एक कण को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी बटा कुल द्रव्यमान संख्या A, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन BE बटा A। तो मेरे बच्चों यहाँ तक हो चुका, इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो चुका। अब मैं क्या बात करता हूँ, यहीं पे बात करता हूँ, एक AMU द्रव्यमान की बंधन ऊर्जा निकालनी अपने को। क्या निकालनी, एक AMU द्रव्यमान की क्या निकालनी है भाई, बंधन ऊर्जा। तो अब अपन क्या करेंगे, बंधन ऊर्जा एक AMU की निकालनी है तो अपन ने कहा चलो E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, या E या B किसी BE किसी से लिख सकते हो। तो बार बच्चों E बराबर कितना हो गया भाई, MC स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ऐसे BE लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, कुछ नहीं है। फिर आप क्या करो, B नीचे दे दो, EB यहाँ ऐसे, EB ऐसे, EB कर दो, ठीक है। अब E बराबर या EB बराबर क्या, डेल्टा MC स्क्वायर, क्लियर। डेल्टा M का मान आपको पता है, सीधा सीधा करते जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक AMU और C कितना है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। EB कितना होता है भाई, 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16, क्लियर। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है नाभिक की, ये भी बता दूं कि बंधन ऊर्जा जो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है, ध्यान रखना। परमाणु की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है और इसकी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की। तो प्यारे बच्चों देखिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की है तो अपना जो पद है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सुनेगा, मैंने E से यहाँ मल्टीप्लाई किया और E से ही मैंने भाग दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस पूरे को हल किया तो इसका मान आया 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इसको कहा EB, एक EMU की ऊर्जा जो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक EMU की जो ऊर्जा है वो कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं, सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं, एक EMU की बंधन ऊर्जा। अब देखो, जब भी, सुनिएगा मेरी बात को, जब भी इसका न्यूमेरिकल है, कभी कभी आता है, तो आपको क्या करना है, दो पार्ट में करना है। कैसे करना है, दो पार्ट में, कि एक EMU की बंधन ऊर्जा तो आपको पता चल गई। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, डेल्टा M, ये जो आपने निकाला है डेल्टा M सिर्फ निकालेंगे आप। जो सारे वैल्यू ये सब दिए हुए रहेंगे, ये सब दिए हुए रहेंगे, ये आप कैलकुलेट करके, ठीक है। तो डेल्टा M की आप वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे मान के चलो आ गया 0.00052 AMU, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एक AMU में की ऊर्जा कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने AMU की ऊर्जा कितनी होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 0.0052 AMU। ऐसे कर सकते हैं ना। एक का पता है भाई, एक पेन का मूल्य आपको पता चल गया। अब कितने पेन का मूल्य आपसे पूछा, आप बता सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक AMU के लिए आपको ऊर्जा पता चल गई, बंधन ऊर्जा
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितना भी द्रव्यमान सती आए, द्रव्यमान सती निकाल दो और उस द्रव्यमान सती के अकॉर्डिंग एक एमयू की ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गुणा कर दो। इससे आसान मेथड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ हो गया बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अब आगे देखें तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और ए में ग्राफ, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन व ए में ग्राफ। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और ए में ग्राफ की बात करें तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी या ई बी बट्टा ए और इधर ए में ग्राफ बनाया, क्लियर। तो इसका जो कुछ ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का ग्राफ आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ऐसे देखो, ऐसे लेके एक सिंग, दो सिंग, तीन सिंग बना दिए और ऊपर हाइट पे ले जाके ऐसे कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो प्यारे बच्चों अब देखिए क्या हो रहा है, सुनिएगा, कहानी बताता हूँ मैं आपको। तीस और 170 कितने, 30 और 170, इसकी एक रेंज है 30 से 170 की लगभग, 30 से कम और 170 से ज़्यादा। बाकी अलग अलग किताबें अलग अलग देती है, अपन 30 से 170 के बीच के हिसाब से मानेंगे। अब क्या है प्यारे बच्चों, इधर देखिए, अब इसके ग्राफ में यहाँ कुछ नाम भी लिखने होते हैं तो मैं आपको नाम बताता हूँ क्या है। देखो याद करो, हिको हिको लीनो, हिको लीनो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक बना दो 1H1 1H2 और 1H3, हिकोलिनो 1H, ये बन गया ग्राफ। इधर अपन बना दे यूरेनियम। ग्राफ समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, यही लिख देता हूँ फैकोनी, ये ऊपर ऊपर है जो सबसे ज़्यादा स्थायी है, फैकोनी है। कौन से है, फैकोनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जो ऊर्जा है लगभग सबकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि मैंने बताया सारी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो लगभग 8.8 लगभग इनकी उससे कम होती है, इनकी भी उससे कम होती है, इधर वालों की भी कम होती है, इनकी मतलब सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। लगभग आप ये मानो 8.8 या लगभग मान लो 8.7, ठीक है, 8.7 कर दो, 8.7। अब उसमें इन तीनों की सबसे ज़्यादा होती है लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, निकल की। किसकी होती है, निकल की। तो 30 से कम, ए लेस देन 30 और ए ग्रेटर देन 70, इनके लिए जो है स्थायित्व, ये जो है इनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इनके लिए क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इधर वालों के लिए और इधर के बीच वाले क्या है, स्थायी है। और जो स्थायी है, देखो जो स्थायी हो गया उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और नॉर्मली उतनी ऊर्जा दे नहीं पाते, मतलब वो स्थायी है।
उस तक कोई अप्रोच नहीं कर सकता। ये छोटे वाले हैं इधर वाले, या बड़े बड़े ज़्यादा हो, लेकिन ये भी अस्थायी है और ये भी अस्थायी है। तो जो अस्थायी है वो स्थायित्व में इनकी तरफ जाना चाहेंगे। इंसान में भी ऐसा ही होता है, हर एक इंसान अपने स्थायित्व की ओर जाना चाहता है। तो ये भी उधर जाना चाहते हैं स्थायित्व की ओर, ये भी जाना चाहते हैं स्थायित्व की ओर। तो प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये अपने स्थायित्व के लिए इधर जाएंगे और ये भी अपने स्थायित्व के लिए इधर जाएंगे। तो ये जब अपने स्थायित्व के लिए इधर जाएंगे तो ये जो छोटे कण हैं इनको ये करेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन करेंगे। क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन करेंगे। अरे विखंडन नहीं, संलयन। जुड़ेंगे ना, तो ये वाले क्या करेंगे? नाभिकीय संलयन करेंगे। संलयन मतलब जुड़ना, ये सारे जुड़ते छोटे बड़े जुड़ते जुड़ते थोड़ा सा ऊपर स्थायित्व के जाने को। ये भी क्या है? अस्थायी है। ठीक है, ये भी अस्थायी है, ये भी क्या है? अस्थायी है। और बीच वाले क्या है? सारे स्थायी है। तो सब स्थायित्व की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो है इधर आएंगे, ये जो है नाभिकीय विखंडन करेंगे। क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन करेंगे, जो यूरेनियम थोरियम आदि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अपनी आगे की कहानी आती है। और मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा जो स्थायी है वो निकल है। ठीक है, एनसीईआरटी फेरस बोलती है, लेकिन अपनी जो आरबीएसई किताब है वो निकल बोलती है। ये आपको अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? इसी के साथ तो इसके मैं चित्र बता दूं कि ये देखो, ये है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ये क्या है? नाभिकीय संलयन है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का फ्यूजन हुआ और क्या बना? हीलियम बना और एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अल्फा बीटा गामा कणों के रूप में रिलीज होती है, जो अल्फा बीटा और गामा रेडियो एक्टिव कणों के कारण होती है। और यहाँ पे जो है यूरेनियम है, तो यूरेनियम 235, यहाँ से देखो बार बार एग्जांपल आएगा, 235 90 टू 235 है। इस पे जैसे ही मंद गति, न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए? मंद गति वाला न्यूट्रॉन होना चाहिए। मंद गति वाला न्यूट्रॉन जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन और दो न्यूट्रॉन के रूप में टूट जाएगा। ये जो क्रिया है इसको कहेंगे अपन नाभिकीय विखंडन। बड़ा जो था यूरेनियम वो क्या हुआ है? छोटे कणों में टूटा है, ये नाभिकीय विखंडन। तो ये जो होता है जनरली बहुत छोटे वाले कणों में होता है और वो बड़े कणों में होता है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप बेझिझक पूछ सकते हो। या आगे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एक बेसिक लेवल पे आपको जानकारी देने के लिए ये सब कुछ बताया गया है। अब कुछ ऐसे टॉपिक है जो सिलेबस में थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंस कम दिए, लेकिन अपने को ये सारी चीज़ें समझनी है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देके चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं शॉर्ट में। पहला है
नाभिकीय बल टॉपिक। तो पहला है कि कूलॉम बल जो लगता है, कूलॉम बल से ज़्यादा शक्तिशाली, कूलॉम बल से ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा बल है भाई? नाभिकीय बल है। ये एक रेंज में लगता है, किस रेंज में? 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि में लगता है। इससे ज़्यादा दूरी हो गई, इससे कम दूरी में लगे, इससे ज़्यादा दूरी हो गई तो फिर कूलॉम बल एक्टिव हो जाएगा। नाभिक के अंदर कूलॉम बल जो है, तो अतः कूलॉम बल से ज़्यादा शक्तिशाली बल कौन सा है? नाभिकीय बल है, ठीक है। और नाभिकीय बल एक रेंज तक लगता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर के अमाप में नाभिकीय बल ज़्यादा प्रभावी होता है। कूलॉम बल क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है इसकी तुलना में। दूसरा पॉइंट, यह प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण प्रवृत्ति का ही होता है। आकर्षण बाहर देखो तो कूलॉम बल में प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ये तीनों के बीच में कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा, ठीक है, क्लियर? तो ये दो पॉइंट है कि एक तो ये आकर्षण प्रवृत्ति का होता है और ये कूलॉम बल पे हावी होता है नाभिकीय बल। क्लियर? साधारण आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। और बल आकर्षण प्रकृति का होता है। बल का परिमाण, और इनके लिए बल का परिमाण जो होता है तीनों स्थितियों में समान होता है। तीनों स्थितियों में बल का परिमाण क्या होता है? समान होता है। ये दो पॉइंट कर लो, अपने खूब है बस। पहला तो ये आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, बल तीनों में लगता है वो समान लगता है, और ये कूलॉम बल पे हावी होता है। क्लियर? इसकी परास अल्प होती है, अल्प परास में काम करता है। इस परास से बाहर कूलॉम बल हावी हो जाता है। साधारण सी बात है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना सा अपन ने इसमें देख लिया, खत्म बात, ठीक है। तो नाभिकीय बल के बारे में अपन ने थोड़ी सी कहानी देख ली। अब बढ़ते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक में, रेडियो एक्टिवता। तो देखिए, रेडियो एक्टिवता की बात करें, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता, तो देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी तो क्या होता है कि कुछ पदार्थ समय के साथ क्षय होते जाते हैं, अपनी ऊर्जा को रिलीज करते रहते हैं, विघटित होते जाते हैं। तो समय के साथ रेडियो एक्टिवता में क्या है कि समय के साथ कण जो है वो अपने मात्रा में कमी करते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं। तो उस विघटित होने के लिए मैडम क्यूरी और ने इसके बारे में बताया, ठीक है। ज़्यादा नहीं है अपने सिलेबस में इस बार, इसलिए अपन इसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो इसमें क्या है रेडियो एक्टिविटी में कि कोई भी पदार्थ है वो क्षय होगा तो विघटित होगा, तो अल्फा बीटा गामा 3 रेडियो एक्टिव कणों के रूप में होगा। तो अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव कणों के बारे में, ठीक है, अगले में बात करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, इसके साथ अपन अगर देखें, सुनिएगा मेरी बात को, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। n जो है सैंपल की संख्या, ठीक है, वो समानुपाती क्या होती है? इसमें ये बताया गया है रेडियो एक्टिवता में, ठीक है, रेडियो एक्टिव क्षय नियम शॉर्ट में बताता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा है नहीं इसलिए क्षय शॉर्ट में बताता हूँ। रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या कहता है कि विघटन की दर जो है वो समानुपाती होती है उपलब्ध सैंपल के, ऐसा मान लो, उपलब्ध सैंपल के। तो माइनस का dn बटा dt जो है वो समानुपाती होती है n माइनस का dn बटा n, माइनस का dn बटा dt बराबर एक नियतांक आया लैम्बडा n। अब क्या हुआ, dn बटा n बराबर माइनस उधर गया, लैम्बडा उधर है ही, और dt उधर चला गया, और अब कर दिया अपन ने समाकलन।
समाकलन किया तो t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी थी n नॉट, और t समय पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n। तो अब इसका अगर करें तो ये हो जाएगा log n नॉट से n माइनस का लेमड़ा तो नियतांक है, और dt का समाकलन हो जाएगा t 0 से t। अब इधर कर लेता हूँ। अब क्या है, log e ऊपर की लिमिट माइनस log e नीचे की लिमिट माइनस लेमड़ा t माइनस 0। log a माइनस b, तो log a बट्टा b का फॉर्मूला लगेगा log a बट्टा log ऊपर की लिमिट लगेगी पहले n, ठीक है, फिर n माइनस n नॉट, पुनः यहाँ पे देखो, इधर देखिए ऊपर की लिमिट पहले आएगी n और फिर नीचे की आएगी लिमिट, क्योंकि t बराबर 0 पर कितना है n नॉट है, तो n बट्टा n नॉट बराबर माइनस का लेमड़ा t, तो n बट्टा n नॉट e की पावर माइनस लेमड़ा t, दैट इज n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमड़ा t। ये रेडियो एक्टिवता का एक सूत्र आ गया, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमड़ा t। शॉर्ट में बताया है क्योंकि ये अभी सिलेबस से इस बार कोरोना काल में हटा दिया गया है, बाकी देखेंगे आगे, ठीक है। दो इसके साथ एक और टॉपिक बता दूं, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल और माध्य काल, ये भी हटा दिए गए, लेकिन इनके सूत्र आप जरूर ध्यान रखें। अर्ध आयु काल जो है t हाफ जो है वो है log e2 बट्टा लेमड़ा, और माध्य काल जो है टाउ बराबर 1 अपॉन लेमड़ा। तो ये दोनों सूत्र जो है आप अवश्य याद रखें, इन दोनों में संबंध निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो इसके आधार पे। तो अर्ध आयु काल और माध्य काल के सूत्र बता दिए मैंने, सूत्र, क्योंकि इस बार को डेरिवेशन सिलेबस से हटा दी गई है। और क्षय का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्लियर। क्षय का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ से आगे ऊपर जाके टच करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको वापस दिखाऊं, ये थोड़ा सा ऊपर से टच होता हुआ आएगा और ये इस तरह से जाएगा, ये n नॉट है और ये समय है। तो क्या होगा, धीरे 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 विघटित होता रहेगा, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं लानी अपने को। अब आता है अल्फा बीटा गामा क्षय, उसके बारे में बताना पड़ेगा तभी आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा क्षय के बारे में बताना शुरू करता हूँ शॉर्ट में बताऊंगा। अब देखिए रेडियो एक्टिव कण या रेडियो एक्टिव ता, देखो तो अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, रेडियो एक्टिव कण, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के क्षय होते हैं, क्लियर। रेडियो एक्टिव किरणें हैं या रेडियो एक्टिव जो कण है या रेडियो एक्टिव किरणें हैं, ये 3 प्रकार की होती है। इसमें 3 प्रकार के क्षय होते हैं, क्लियर, 3 प्रकार के क्षय होते हैं। तो अपन यहाँ पे अगर देखें तो मैं यहीं पे आपको तीनों में अंतर करके समझाने की कोशिश करूँगा, तो एक चार्ट बन जाए तो ठीक है, ज़्यादा कठिन और ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला अल्फा क्षय, दूसरा बीटा क्षय, तीसरा गामा क्षय, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा, ये भी सिलेबस से इस बार थोड़ा सा हटा दिया गया है। तो अल्फा क्षय के बारे में देखिए सीधा सीधा कि अल्फा है क्या, अल्फा है क्या, तो 2He4 है भैया अल्फा, क्लियर। हीलियम का नाभिक है, हीलियम का क्या है भाई, हीलियम का नाभिक है अल्फा, तो हीलियम का क्या है, नाभिक है, पहली चीज। दूसरी बात अगर अपन देखें A से Z, अगर इसमें से अल्फा कण निकल गया मतलब 2He4 निकल गया, बार बार बता रहा हूँ अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण बेटा एक परमाणु होता है। हीलियम एक परमाणु है, हीलियम तत्व है। हीलियम में क्या 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो अब क्या हुआ, पूरा कण पॉजिटिव बचा जिसमें 2 प्रोटॉन है,
और 4 कण है, 2 प्रोटॉन है, 4 कण है। तो ये जो 2 प्रोटॉन और 4 कणों का जो पदार्थ बचा है, नाभिक बचा, उसको कहते हैं अल्फा। तो जब A to Z X है तो इसमें से हीलियम निकला, मतलब 4 2 निकले भाई, टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4 है और प्रोटॉन 2 है। तो जब ये निकले तो अब बचा हुआ कण क्या होगा, A में से 4 गए और Z में से कितने गए, 2 गए। तो यहाँ पे जो अब नया पदार्थ बना उसको अपन क्या बोलेंगे, Y। क्लियर? ये एक सीधा सीधा उदाहरण ध्यान रखना। क्लियर? अल्फा कण जब भी जाएगा तो ये होगा। क्लियर? अब बात करते हैं बीटा की। तो इसमें बीटा में 2 केस है, एक है बीटा नेगेटिव बाय डिफॉल्ट और दूसरा क्या है, बीटा पॉजिटिव। तो सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा बीटा नेगेटिव। सुनना, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये है बीटा ऐसे पॉजिटिव, जो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। तो बीटा नेगेटिव में n है तो n टूटता है भाई, किसी में भी टूटे। बीटा पॉजिटिव में p है तो p टूटेगा। अब देखो n टूटेगा किसमें, नेगेटिव निकलना चाहिए, तो E नेगेटिव। तो जब न्यूट्रॉन में से नेगेटिव निकला, न्यूट्रॉन में क्या होता है एक्चुअली, देखो मैं बताऊँ, न्यूट्रॉन में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे बना हुआ था, ये न्यूट्रॉन है, मतलब उदासीन है। अब जैसे इसमें से अगर एक नेगेटिव निकलेगा तो बचेगा क्या, ओवरऑल पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ओवरऑल पॉजिटिव। और नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव होगा उसे प्रोटॉन कहते हैं। नाभिक के अंदर कोई भी पॉजिटिव होगा उसको क्या कहेंगे अपन, प्रोटॉन कहेंगे। क्लियर? ठीक है। तो एन पी में टूटा, पी एन में टूटेगा। अब प्रोटॉन है, मान के चलो ये प्रोटॉन था, अब मान के चलो ओवरऑल क्या था, प्लस माइनस और पॉजिटिव था। जब ये पॉजिटिव चला गया यहाँ से, मान के चलो पॉजिटिव चला गया, तो बचा क्या पीछे, न्यूट्रॉन। और क्या हुआ, पॉजिटिव जो चला गया उसको मैं क्या बोलूँगा, ई पॉजिटिव। क्या बोलूँगा, ई पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब इनके साथ 2 स्पेशल कण और निकलते हैं, उसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। 2 स्पेशल कण और निकलते हैं। नेगेटिव है तो इसके साथ न्यू नेगेटिव, और पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ सिर्फ न्यू। ठीक है, ये होता क्या ये भी बताता हूँ। जहाँ पे ये तो है इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको सीधा सीधा बोल दूँ इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, और ये है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? अब ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो निकला है ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। और ये जो कण है ये इसको बोलेंगे न्यूट्रिनो। बार लगाना इसलिए वो एंटी हो गया, ये हो गया न्यूट्रिनो। तो इस तरह से अपनी जो समीकरण हुई, ये बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मेन समीकरण बनानी है इसकी तो क्या बनेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक प्रोटॉन बना, ये नाभिक से बाहर जाएगा, ये भी नाभिक से बाहर जाएगा, तो ये दोनों क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। क्लियर? नाभ ये पड़ा है, ये भी नाभिक से बाहर चला जाएगा और ये भी नाभिक से बाहर जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये नाभिक में पड़ा रहेगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बना नाभिक में पड़ा रहेगा। तो अब मैं करूं x A to Z। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रॉन कम हुआ लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, A क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। A क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो आप देखिए x है, A to Z है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एक कम हुआ। ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में लिखना चाहूँ तो न्यूट्रॉन एक कम हुआ लेकिन प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो प्लस भी कर दो। और प्रोटॉन एक बढ़ा है तो नीचे तो Z+1 हो जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, देखो एक प्रोटॉन कम हुआ तो A-1, प्रोटॉन बढ़ा है तो +1 हो जाएगा। तो ओवरऑल A कितना रहा, A रहा सेम। क्लियर? तो इसको मैं वापस हटाने की कोशिश करूँगा, देखो आपको समझाना था बस। तो ये माइनस प्लस कट गए तो ये आ गया, तो ये बन गया Y। क्लियर? अब ये तो चलो एक प्रोटॉन जो बना वो तो नाभिक के अंदर ही पड़ा है, लेकिन ये 2 तो बाहर जाएंगे, तो इसको मैं पीछे बताना पड़ेगा ऐसे। क्लियर? अब वापस देखो x A to Z।
अब ए टू जेड हुआ, सुनिएगा मेरी बात को, ए टू जेड, अब क्या हुआ, प्रोटॉन टूटा, मतलब जेड माइनस वन हो गया, और ऊपर क्या हो गया, ए माइनस वन। लेकिन फिर से आप देखिए कि एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो प्लस वन, तो ओवरऑल माइनस प्लस क्या हो गया, हट सकता है, तो मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। तो अब क्या बना यहाँ पे, ये y, इस बार भी। अब जो बाहर निकलने वाले कण है वो यहाँ लिख दो। तो ये इस तरह से इनकी समीकरण होगी। और गामा किरणों में परमाणु कुछ नहीं होता, ए टू जेड परमाणु होता है एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था में। और जब ये नॉर्मल अवस्था में आता है तो क्या होता है, गामा किरणें उत्तेजित करता है। ये उत्तेजित अवस्था और ये मूल अवस्था। बस जब परमाणु कोई भी उत्तेजित अवस्था में नाभिक होता है तो वो जब मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा गामा किरणों के रूप में रिलीज करता है। तो रेडियो एक्टिव किरणें जो है अल्फा बीटा गामा क्षय, मैंने बता दिया, याद करने की ट्रिक बताई मैंने यहाँ पे आपको, शानदार ट्रिक बता दी मैंने आपको। ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब सब जगह देख लेना भाई, ठीक है। शानदार ट्रिक बताइए, इसको दिमाग में सेट कर लेना कि बीटा नेगेटिव में कौन टूटेगा, न्यूट्रॉन टूटेगा, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ही है। बीटा पॉजिटिव में पी आता है, प्रोटॉन टूटेगा। और बीटा नेगेटिव जब होगा तो उसमें कण कौन से निकलेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव में कण कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव। तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको ये कहानी। तो रेडियो एक्टिव किरणें या क्षय मैंने आपको समझा दिया। अब अगला जो है नाभिक की ऊर्जा है, ये लगभग 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल 4 क्लास ये चैप्टर लेगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय संलयन और विखंडन, जो आज अपन ने देखा था उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।